नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श साइंस पर स्वागत है। टारगेट हमारा बीपीएससी टीआरई 4.0 है। इस टारगेट को मद्देनजर रखते हुए हम विज्ञान एनसीईआरटी समरी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने अध्याय 8 मोशन यानी गति के समरी को पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय 9 बल तथा गति के नियम को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पहुँचते हैं सीधे अध्याय नंबर 9 पर। तो देखिए मित्रों, यह हम अध्याय नंबर 9 बल तथा गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए इसके समरी पर पहुंचते हैं और समरी पढ़कर देखते हैं जिसमें क्या सब लिखा हुआ है। तो देखिए आ गए हम अपने समरी पर। यहाँ लिखा हुआ है आपने क्या सीखा, यानी समरी ऑफ दिस चैप्टर। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गति का प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम के बारे में लिखा है कि वस्तु अपनी विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। यानी वस्तु अपनी विराम अवस्था में या सरल रेखा में गति करे तो उस अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल जो है आउटफोर्स जो है उस पर कार्य नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो वो अपनी जो अवस्था में वो बनी रहेगी। उसके बाद लिखा है सेकंड पॉइंट में, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को ही हम जड़त्व कहते हैं, यानी एनर्जिया कहते हैं। फिर किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वही जो है उसके जड़त्व की माप है। और जड़त्व का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, यानी केजी। एंड नेक्स्ट यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। घर्षण बल जो होता है फ्रिक्शन फोर्स, वो हमेशा वस्तु की जो गति होती है, मोशन होती है, उसका वो प्रतिरोध करता है। गति का सेकंड नियम देखिए फिर यहाँ पर क्या लिखा है। गति का द्वितीय नियम कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। यानी किसी वस्तु का जो संवेग परिवर्तन दर है वस्तु पर आरोपित जो असंतुलित बल है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, उसके समानुपाती एवं बल की दिशा में, डायरेक्शन में होती है। चलिए बल का एसआई मात्रक यहाँ पर क्या दिखा है, जो बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड है। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं तथा प्रतीक एन द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है गति का तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ लिखा है प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई भी क्रिया आप कीजिए तो उसके समान विपरीत प्रतिक्रिया होगी, अवश्य होगी। यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। इसी विलग निकाय में कुल संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है। तो देखिए कोई खास इसमें था नहीं, बस वही गति के जो प्रथम द्वितीय तृतीय नियम को यहाँ पर समझाया गया था। ये था इस पाठ का सारांश जो हमने पढ़ लिया। चलिए अब पाठ के अंदर देखते हैं और उस पर कुछ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो संरक्षण के समस्त नियमों जैसे संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग, आवेश आदि के संरक्षण को भौतिकी में मौलिक नियम माना जाता है। और उसके बाद ये सभी संरक्षण नियम प्रायोगिक परीक्षणों पर आधारित होते हैं। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि संरक्षण के नियमों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। संरक्षण के जो नियम है उसको प्रमाणित हम नहीं कर सकते हैं। इन्हें प्रयोगों के द्वारा ही सत्यापित या खंडित किया जा सकता है। इनको सत्यापित या खंडित करने के लिए प्रयोग की आवश्यकता होती है। किसी भी संरक्षण नियम के अनुकूल प्रयोग के परिणाम उस नियम को सत्यापित तो करते हैं लेकिन उनको सिद्ध नहीं करते हैं। दूसरी ओर यदि एक भी प्रयोग के परिणाम इस नियम के विरुद्ध हों तो यह संरक्षण नियम को खंडित करने के लिए पर्याप्त होगा। संवेग संरक्षण का नियम यहाँ देखिए लिखा हुआ है। संवेग संरक्षण का नियम विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों एवं प्रयोगों के पश्चात निगमित किया गया है। इस नियम को लगभग 3 शताब्दी पूर्व प्रतिपादित किया गया था। इस नियम को खंडित कर सकने वाली किसी स्थिति का अभी तक कोई अनुभव ज्ञात नहीं है। विभिन्न दैनिक अनुभवों को संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखा मित्रों आपने यहाँ पर संवेग संरक्षण लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया था। उसके बाद चलिए और चीज़ देखते हैं। देखिए यहाँ पर बंदूक जो दिखाया जा रहा है प्रक्षेपण से पहले और प्रक्षेपण के बाद, यानी पिस्टल का प्रतिक्षेपण। इसमें भी आपको जो गति का तृतीय नियम होता है वही कार्य करता है। देखिए यहाँ पर बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में भी बताया गया है। फोर्स 2 तरह के होते हैं, एक बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। चलिए हम गति के प्रथम नियम से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 9.2 में, वस्तु की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा वस्तु एक निश्चित गति से चलती रहेगी। उन्होंने देखा कि कांच की गोली आनत तल पर लगती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है। तो आप देख रहे हैं गति का प्रथम नियम कह रहा है जब तक उस पर कोई किसी वस्तु पर अगर बाह्य बल नहीं लगेगा तो वह अपनी दिशा में निरंतर चलती रहेगी। तो चलिए गैलीली जो थे यही थे
1564 में जन्म हुआ था, 1642 में इनका निधन हो गया। उनके बारे में कुछ यहाँ पर दिया गया है, चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ था। इटली के पीसा शहर में हुआ था। गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता विनेंजो गैलीली जो थे उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे, उन्हें वो डॉक्टर बनाना चाहते थे गैलीलियो गैलीली को। 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया गया। इस पाठ्यक्रम को वे कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी। इसलिए कहा जाता है जब बच्चों की जिस विभाग में रुचि हो उन्हें उसी विभाग में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए गैलीलियो गैलीली के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो साइंस में रुचि रखते थे, लेकिन उनके पिता उनको चिकित्सक बनाना चाहते थे, दूसरे फील्ड में भेजना चाहते थे। सन 1586 में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस लॉ वैलेंसिटा लिखी, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के अपेक्षिक घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी टीमोट में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। सन 1592 में उन्हें वेनिस गणराज्य का पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त कर दिया गया। यहाँ भी उन्होंने लगातार गतिज सिद्धांतों पर प्रेक्षण किया। उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधी अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किए। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की। इनकी प्रकाशिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफ़ी उत्तम थी। सन 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। उनके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टोरी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के परितः चार छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा भी किया था। उन्होंने अपनी पुस्तकों डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेटर्स ऑन द सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने प्रेक्षणों का रहस्य उद्घाटन भी किया था। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परितः ही कक्षीय गति करते हैं, यानी अपने ऑर्बिट पर घूमते हैं, न कि पृथ्वी के परितः। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत था। उस समय जो विचारधारा चल रही थी उसके विपरीत थी हमारा विचार जो गैलीलियो गैलीली ने दिया था। आप देख सकते हैं गैलीलियो गैलीली, यही दाढ़ी वाले आदमी जो है यही थे गैलीलियो गैलीली। अब देखिए यहाँ पर जड़त्व इनर्शिया के बारे में भी बताया गया, जड़त्व तथा द्रव्यमान के बारे में। उसके बाद बताया गया यहाँ पर गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ लिखा हुआ है गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। अब हम यह देखेंगे किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक अनुभव का अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता है। गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद भी उसे घायल नहीं करती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर प्रति सेकंड जैसे कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करते हैं। क्यों इस पर निर्भर करेंगे तो उसके द्रव्यमान और वेग ये निर्धारित करेगा जो वस्तु जो है कितना क्षति पहुंचाएगी, वो किस वेग से और किस द्रव्यमान की वस्तु किस वेग से चल रही है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जा सकता है। उसको फॉर्मूला में हम किस प्रकार से डालेंगे? p = mv। p जो है उसका द्रव्यमान है, m p वस्तु का संवेग है, m उसका द्रव्यमान है और v उसके वस्तुओं का क्या है? वेग का गुणनफल है। इस प्रकार से p = mv आ गया। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है। संवेग जो होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की होती है। संवेग का ऐसा ही मात्रक यहाँ पे लिखा हुआ है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। तो चलिए अब हमने गति के द्वितीय नियम को पढ़ लिया। कुछ फार्मूलाज भी इसमें दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फोर्स = मास × एक्सलरेशन। ये फॉर्मूला है गति के द्वितीय नियम की। यहाँ पर गणितीय संरचना गणना करके दिखाई गई है। उसके बाद अंत में आ जाता है गति का तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए मित्रों आप गति के तृतीय नियम के बारे में पढ़ते हैं। पहले दोनों गति के नियमों से हम ज्ञात होता है, पहले दो गति जो हमने गति का प्रथम नियम और द्वितीय नियम पढ़ा है उससे ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है तथा इनमें
हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक उसी वक्त बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। परिमाण इनका समान रहता है, फोर्स इनका समान रहता है एकदम, लेकिन दिशा विपरीत। अगर एक वस्तु इस दिशा से बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु अपना इस दिशा से बल लगाएगी। उसका है इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होती है, जोड़े रूप के रूप में होती है। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। फुटबॉल के खेल में प्रायः हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतः दोनों ही खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता है। जब भी बल लग रहा है तो समझिए जो बल जो हमेशा जुगल में, जोड़ी में लगेगा, बल्कि ये सदैव युगल रूप में ही होते हैं। इन दोनों विरोधी बलों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने समझा गति का तृतीय नियम है, यही गति का तृतीय नियम यही कहता है जो हर एक वस्तु एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान तथा विपरीत होते हैं। एक बल इस दिशा में लगाएगी तो ये जो है इस भी दिशा में लगाएगी, ये इस चीज़ को इधर खींचेगा, देख रहे हैं उंगली से इसको इधर खींच रहा है। इस तरह मित्रों हमने आज के वीडियो में गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर नंबर 9 को हमने समाप्त भी कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर में हम अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।